नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना हो तो आप देने के लिए स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये संस्थान का नंबर है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ विश्व की पहली रीयूजेबल पीपीटी किट लॉन्च की गई है। देखते हैं क्या है इसके बारे में। भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने जुलाई 2020 को दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीटी किट लॉन्च की है। रीयूजेबल पीपीटी किटों के साथ रीयूजेबल वस्त्र और शून्य वायरस पैड के साथ फेस मास्क का भी लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स द्वारा अनावरण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी, ठीक है, ये कंपनी कहाँ की है ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी HEIQ मटेरियल AG के सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स द्वारा रीयूजेबल मास्क, वस्त्र और पीपीटी किट लॉन्च किया गया है। 3 उत्पाद लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स के ब्रांड सुपर सील्ड के तहत बाजार में उपलब्ध होंगे, जिसमें रीयूजेबल मास्क होगा, गारमेंट होगा और पीपीटी किट की ट्रिपल वायर सील्ड प्रौद्योगिकी होगी। रीयूजेबल मास्क, वस्त्र और पीपीटी किट HEIQ मटेरियल AG की वायरो लॉक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसमें रीयूजेबल मास्क, वस्त्र और पीपीटी किट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का R-एलॉन फाइबर था। R-एलॉन फाइबर बैक्टीरिया और वायरल विकास को रोकता है। वायरल बैरियर PU फिल्म लैमिनेशन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। रीयूजेबल मास्क और पीपीटी किट में कपड़े वायरल फैरियर PU फिल्म लैमिनेशन के साथ इंजीनियरिंग किए गए हैं, जिसे ताइवान से आयात किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि इसे कितनी बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के अनुसार पुनः उपयोग के लिए वस्त्रों और मास्क को 25 बार तक धोया जा सकता है, जबकि पुनः उपयोग के लिए PPE किट को 10 बार तक धोया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का पहला टॉपिक, रीयूजेबल पीपीटी किट लॉन्च की गई है, जिसे भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने जुलाई 2020 को दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीटी किट लॉन्च की है। और रीयूजेबल पीपीटी किटों के साथ रीयूजेबल वस्त्र और शून्य वायरस पैड के साथ फेस मास्क का भी लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स द्वारा अनावरण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित जो कंपनी का नाम है स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी HEIQ मटेरियल AG के सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स द्वारा रीयूजेबल मास्क, वस्त्र और पीपीटी किट लॉन्च की गई है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। कहाँ से आयात किया गया ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण असीम पोर्टल। देखते हैं क्या है। कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने, कुशल कार्यबल के बाजार में मांग आपूर्ति के अंतर को पाटने और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की खोज में मदद करने के मामले में सूचना की उपलब्धि एवं प्रवाह की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा मंत्रालय है। ये देखिए असीम पोर्टल है। स्किल इंडिया लॉन्चेड असीम एंड इंटीग्रेटेड स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, गेट गारंटेड जॉब जो है, प्रोवाइडिंग कैंडिडेट एक्सेस टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए असीम पोर्टल क्या है। असीम पोर्टल जिसका मतलब आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग असीम, जो मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, को बेंगलुरु स्थित कंपनी, जो कंपनी का नाम है बेटर प्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है। अब हम बात करते हैं असीम पोर्टल का क्या उद्देश्य है। प्रोग्रामिंग उद्देश्यों के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न रुझानों और विश्लेषणों के माध्यम से समर्थन और नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है। असीम पोर्टल NSDC और इससे जुड़े क्षेत्र
कौशल परिषद को वास्तविक समय डेटा एनालिसिस प्रदान करने में मदद करेगा, जिसमें उद्योग आवश्यकताओं, कौशल अंतर विश्लेषण, मांग प्रति जिला राज्य क्लस्टर, प्रमुख कार्यबल आपूर्तिकर्ता, प्रमुख उपभोक्ता, माइग्रेशन पैटर्न सहित आपूर्ति और पैटर्न जैसी बातें शामिल होंगी। इसके जरिए उम्मीदवारों के लिए कैरियर की कई संभावनाएं बनेंगी। अब हम बात करते हैं पोर्टल में 3 आईटी आधारित इंटरफेस हैं। पहला है नियोक्ता पोर्टल, जिसमें नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, डिमांड एग्रीगेशन, उम्मीदवार का चयन होगा। दूसरा है डैशबोर्ड, जिसमें रिपोर्ट, रुझान और विश्लेषण और अंतर को प्रमुखता से दिखाना है। और तीसरा है उम्मीदवार आवेदन, जिसमें उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना और ट्रैक करना, नौकरी का सुझाव देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषता और लाभ। असीम का उपयोग उपलब्ध नौकरी के साथ कुशल श्रमिकों का मिलान करने के लिए मैच मेकिंग इंजन के रूप में किया जाएगा। पोर्टल और ऐप में नौकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड करने का प्रावधान होगा। कुशल कार्यबल इस ऐप पर अपनी प्रोफाइल पंजीकृत कर सकते हैं, अपने पड़ोस में रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। असीम के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की तलाश करने वाले नियोक्ताओं, एजेंसियों और जॉब एग्रीगेटर्स के पास सभी आवश्यक विवरण एक ही जगह मिलेगा। यह नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाएगा। यह पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल के लिए मांग आपूर्ति की खाई को पाटने के हमारे सतत प्रयासों को गति देने के लिए परिकल्पित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश के युवाओं के लिए असीम अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। इस पहल का उद्देश्य जो है, कोविड महामारी के बाद के समय में कुशल कार्यबल की पहचान करके कार्यबल तंत्र की दिशा में देश की प्रगति को रफ्तार देना है और कुशल कार्यबल को स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक आजीविका के अवसरों से जोड़ना है। इस पोर्टल के माध्यम से मांग को संचालित करने और परिणाम आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहायक रही प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के साथ कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को एक साथ लाने का काम किया गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल असीम पोर्टल का, क्या विशेषताएं हैं, क्या काम है, क्या उसके उद्देश्य है और कौन कौन से पोर्टल में 3 इंटरफेस हैं, विशेषता और लाभ, और इसके बाद जो भी आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है आप लोग को दे दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पर यूएन के विशेष संचार। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन के विशेष प्रतिनिधियों, स्पेशल रिपोर्टर्स ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 के तहत को रद्द करने के निर्णय के बाद भारत को अपना तीसरा संचार, थर्ड कम्युनिकेशन जारी किया है। ये फिगर देख लीजिए, इसमें बताया गया है, आपका फिगर के माध्यम से जो बताया गया है वो आपको शब्दों के माध्यम से लिखा गया है। यूएन संचार मानवाधिकारों के उल्लंघन के समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया है। यूएन संचार यूएन द्वारा भारत को तीसरा संचार किया गया है। इससे पूर्व भी यूएन द्वारा भारत को जम्मू कश्मीर के संबंध में 2 संचार जारी किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि यूएन संचार आखिर है क्या, यूएन कम्युनिकेशन क्या है। यह संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में विशेष प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। इन विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से मानव अधिकारों के उल्लंघन के विशिष्ट अपराधों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है और देशों को संचार भेजे जाते हैं। मतलब संचार जो है तत्काल, अपील व अन्य पत्र के माध्यम से भेजे जाते हैं। कभी कभी गैर राज्य अभिकर्ताओं को भी स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में संचार क्या है। अब तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में 3 बार संचार भेजा जा चुका है। पहला संचार जो था, फर्स्ट कम्युनिकेशन था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 अगस्त 2019 को भारत के लिए प्रथम संचार भेजा गया था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तथा जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों से संबंधित था। दूसरा संचार, सेकंड कम्युनिकेशन, द्वितीय संचार, ये द्वितीय है, दूसरा है संचार जो है 27 फरवरी 2020 को भेजा गया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में लिए गए निर्णयों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने से संबंधित था।
और तीसरा संचार जो है थर्ड कम्युनिकेशन है। इसलिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त को राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों की स्थिति को बिगड़ने पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय संचार के तहत उठाए गए क्या मुद्दे थे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघन की शीघ्र तथा निष्पक्ष जांच करवाए। अगर वह ऐसा करने में असफल रहती है तो उस पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या कार्रवाई की जा सकती है ये भी देख लेते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 6 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें नोट करके बताया गया कि यह अनुच्छेद मनमानी हत्याओं, यातनाओं और गैर इलाज के आरोपों और संदिग्ध के खिलाफ मुकदमा चलाने से संबंधित है। ठीक है, अगला है यूएन विशेष प्रतिनिधि, यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स। यह मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया है जिसमें मानव अधिकारों पर रिपोर्ट और सलाह देने के लिए स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल आखिर है क्या। इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत 47 देशों से मिलकर बनी होती है। वर्तमान में परिषद में भारत भी शामिल है। यूएन विशेष प्रक्रिया में या तो स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें स्पेशल रेपोर्टियर या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कहा जाता है, या 5 सदस्यों से मिलकर बना एक वर्किंग ग्रुप जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय समूहों के प्रतिनिधि होते हैं। अधिकांश विशेष प्रक्रिया मानव अधिकारों के उल्लंघन के विशिष्ट आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त करती है और देशों को संचार, तत्काल अपील और अन्य पत्र भेजती है, या कभी कभी गैर राज्य अभिकर्ताओं को भी स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देती है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा टॉपिक, आराम से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित था, खास करके यूएन के विशेष संचार थे। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट हम करते हैं। चौथा टॉपिक, मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रूबेला की समाप्ति। ये कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ये फिर से देख लेते हैं। रूबेला पूछा था उस समय प्रीलिम्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा में मालदीव और श्रीलंका वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहले 2 देश बन गए हैं। तो पहले 2 देश कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। खसरा और रूबेला की समाप्ति हो गई है। ठीक है, तो ये जो है 2023 के जो लक्ष्य रखा गया था उससे पहले ही दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। मालदीव और श्रीलंका को बधाई देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि इस प्रकार के रोगों के विरुद्ध बच्चों की रक्षा करना स्वस्थ आबादी प्राप्त करने के वैश्विक प्रयास का एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण एंडेमिक ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। यह नोट करके बताया गया कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2016 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला जो था 2017 में आया था। ठीक है, अब बात करते हैं उपलब्धि का महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसे समय में जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है तो यह सफलता काफ़ी उत्साहजनक है और संयुक्त प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। इस उपलब्धि के परिणाम स्वरूप विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कोविड-19 महामारी से लड़ने को प्रेरणा मिलेगी। मरता क्या नहीं करता। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे कोरोना महामारी देख रहे हैं आप लोग चल ही रहा है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये अप्रिशिएट किया जा सकता है कि कुछ अच्छा होने के संकेत हैं। ठीक है, तो इस उपलब्धि के परिणाम स्वरूप विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कोविड-19 महामारी से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला के उन्मूलन की रणनीति क्या थी। कुछ वर्षों में दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के लगभग सभी देशों ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में खसरा के टीके की 2 खुराकों और रूबेला के टीकों की कम से कम 1 खुराक को शामिल किया है।
WHO द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 के बाद से अब तक इस क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में खसरा और रूबेला के निगरानी तंत्र को मजबूत करने का भी कार्य किया गया है। यह नोट करके बताया गया कि WHO दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सदस्य देशों ने बीते वर्ष सितंबर माह में खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए वर्ष 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया था और मालदीव तथा श्रीलंका ने इससे पूर्व यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भारत में खसरा और रूबेले का क्या स्थिति है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार मई 2018 से अप्रैल 2019 की अवधि के बीच भारत में खसरे के कुल 47,056 और रूबेला के 1263 मामले सामने आए थे। 4756 खसरे के और रूबेला के 1263 मामले सामने आए थे। इसमें नोट करके बताया गया कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के 410 मिलियन बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं कोविड-19 टीकाकरण अभियान में बाधा क्या आ रही है। एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण मार्च और अप्रैल माह के दौरान विश्व के अधिकांश देशों ने आंशिक अथवा पूर्ण रूप से टीकाकरण सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बालकों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं के कारण एक वर्ष से कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों का जीवन जोखिम में है। इंपॉर्टेंट डेटा है, देख लीजिएगा आप लोग। WHO के अनुसार खसरा, पोलियो और हैजा जैसे रोगों के उन्मूलन हेतु दशकों से चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होने से संपूर्ण विश्व को आगामी दिनों में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। WHO द्वारा जारी की गई एक प्राथमिक सूचना के मुताबिक मौजूदा महामारी के कारण टीकाकरण अभियान की कवरेज और निगरानी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। WHO और विश्व के अधिकांश देश महामारी के कारण प्रभावित हुए टीकाकरण अभियानों को पुनः शुरुआत करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे मौजूदा टीकाकरण अंतराल को जल्द से जल्द भरा जा सके। चलिए इतना सब देख लिया, अब खसरा भी देख लेते हैं। खसरा क्या है क्या? खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल जनित रोग होता है जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग विशेष रूप से मोरबीली वायरस के जींस पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण से होता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी और आंखों का लाल हो जाना आदि शामिल है। WHO के अनुसार खसरे का कोई विशेष उपचार नहीं है और अधिकतर लोग 2 से 3 सप्ताह में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित बच्चों और कम प्रतिशत क्षमता वाले लोगों में खसरा गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसमें अंधापन और मस्तिष्क में सूजन और निमोनिया आदि शामिल है। खसरे के टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं रूबेला। रूबेला को जर्मन खसरे के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक संक्रामक वायरस जनित रोग होता है, हालांकि इसके लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। ये देखिए रूबेला और रोशेला इन्फेंटम जो है, ये फिगर के माध्यम से पूरा डिटेल बताया गया आपको। वायरस श्वसन मार्ग के माध्यम से प्रेषित होता है और इसके लक्षण सामान्यतः संक्रमण के 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। यह नोट करके बताया गया कि रूबेला उन अजन्मे शिशुओं के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है जिनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान इस रोग से संक्रमित होती हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण DNA का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। टोटल 4 या 5 टॉपिक थे आज के। ट्रिपल वायर शील्ड टेक्नोलॉजी बताया गया, विश्व की पहली रीयूजेबल PPT किट लॉन्च की गई है, ये बताया गया आप लोगों को। दूसरा आप लोगों को इसका पूरा डिटेल आपको बताया गया है। दूसरा बताया गया आत्मनिर्भर कुशल सामग्री नियोक्ता मानचित्रण असीम पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। किस मंत्रालय से संबंधित है खास करके ये देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को विशेषताएं लाभ तो हो गया आपका। जम्मू कश्मीर पर UN के विशेष संचार, ये भी बताया गया आपको। और संचार जम्मू कश्मीर के संचार के संबंध में जम्मू कश्मीर के संबंध में संचार, प्रथम संचार, द्वितीय सारा बताया गया है। तृतीय संचार के तहत उठाए गए मुद्दे भी बताए गए आपको। UN विशेष प्रतिनिधि, मानवाधिकार परिषद, सब कुछ डिटेल आपको बताया गया है। चौथा बताया गया कि मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रूबेला की समाप्ति।
और खसरा और रूबेला क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा रूबेला को उन्मूलन की रणनीति क्या थी, भारत में खसरा और रूबेला की स्थिति क्या है, कोविड-19 के अभियान में क्या बाधा है, खसरा क्या है, रूबेला क्या है, और इससे संबंधित सारा का सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को डीएनए समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।